दो मुल्कों या दो पावर ब्लॉक्स के दरमियान अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स होते हैं तो इनके बीच तीन तरह के फेजेस चलते हैं। एक फेज होता है टोटल पीस का, कि मतलब इश्यूज हैं लेकिन वो कन्फ्लिक्ट्स या इश्यूज दबे हुए हैं, कोई आकर उनको खोल नहीं रहा, लिहाजा एक बज़ाहिर अमन आपको नज़र आता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद अमन नज़र आता है। इस फेज में जनरली ये होता है कि कोई एक मुल्क जो होता है या कोई एक साइड जो होती है वो नुकसान उठा रही होती है, कंप्रोमाइज वो करके नुकसान उठा रही होती है सिर्फ पीस के लिए। ये वीक अप्रोच कहलाती है। इसका मिसाल आपको इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में नज़र आता है। बांग्लादेश के बहुत से इंटरेस्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर इंडिया अपना हक जता के बैठा है, सच एज वाटर, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से पॉलिटिकल कंप्रोमाइज आपको नजर आती है। लिहाजा देयर इज अ टोटल पीस बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, और इस पीस को, ये जो टोटल पीस का जो फेज है ना, इसको मैं ग्रीन जोन कहता हूं। लेकिन कन्फ्लिक्ट्स के दौरान एक और भी फेज आता है जिसे कहते हैं रेड जोन या वार जोन। जब कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं होते, इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, तो टेंशन्स बढ़ने लगते हैं और बढ़ते 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 बात इस लेवल पर पहुंच जाती है कि जंग छिड़ जाती है। मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन, काफी अरसे से ये मुल्क बातचीत कर रहे थे। ज़ेलेंस्की कहता रहा कि हम नेटो में शामिल होंगे, लेकिन पुतिन कहता था कि इस तरह करने का सोचना भी मत, हम इन्वेजन कर देंगे, अगर नेटो हमारे बॉर्डर्स पर आया तो हम इन्वेड करेंगे। एंड में फिर रेड जोन में चीज़ें जो है वो दाखिल हो गई और इनके दरमियान जंग छिड़ गई। अब जंग की जो भी आउटकम होती है ना, वो असल में वही साइड डिसाइड कर रही होती है जिसके पास ज़्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ होती हैं। आपने वो मुहावरा सुना होगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जंग में जो ज़्यादा तगड़ा होता है ना, स्ट्रांग होता है, वही मुल्क फिर टर्म्स डिक्टेट कर रहा होता है। ये रेड जोन वाला फेज कहलाता है, जंग वाला फेज। पहला फेज जो मैंने आपको बताया ग्रीन जोन, टोटल पीस है। दूसरा फेज ये है रेड जोन, टोटल वार। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक तीसरा फेज भी होता है और वही आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। इसे कहते हैं ग्रे जोन। ग्रे जोन का मतलब है कि फटे फसाद भी हैं, लड़ाई भी है, लेकिन जंग नहीं है। इट इज बिलो दी रेड जोन थ्रेशोल्ड। एट द सेम टाइम अमन भी नहीं है, लड़ाई भी नहीं है, अमन भी नहीं है, बीच में एक चीज चल रही है, ना अमन है ना जंग है, ग्रे जोन है। इस फेज के अंदर होने वाली तमाम कार्रवाइयों को ग्रे जोन ऑपरेशंस कहा जाता है। आसान भाषा में ये कि ग्रे जोन असल में अमन और जंग के दरमियान वाला जो वक्त है ना, जो गैप है, उसको कहते हैं। इसके अंदर फिर आपको स्टेट एक्टर्स भी आपस में मुकाबला करते हुए नजर आते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी आपस में मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वो तो आपको पता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं वो स्टेट एक्टर्स हैं। मिसाल बीजीबी बांग्लादेश की, मिसाल के तौर पर रब फोर्स बांग्लादेश की आर्मी, मिसाल के तौर पर इंडियन बीएसएफ पाकिस्तानी आर्मी, ये स्टेट एक्टर्स हैं। लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये वही होते हैं जो कि बज़ाहिर किसी स्टेट के नहीं होते, लेकिन हकीकत ये होती है कि बैकग्राउंड में इनको कोई ना कोई स्टेट ही सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन अपेरेंटली कोई स्टेट इनकी नहीं होती, तो इसीलिए इनको नाम ऐसे दिया हुआ है नॉन स्टेट एक्टर्स, लेकिन पीछे कोई ना कोई इनके फोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे बांग्लादेश का जो हिल ट्रैक्ट्स का एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे आपको नॉन स्टेट एक्टर्स नज़र आते हैं। शांति बाहिनी का मिसाल आपके सामने, बज़ाहिर कोई नहीं है इनके ऊपर, लेकिन रॉ इनके पीछे हुआ करता था। बहुत सारे ग्रुप्स हैं हिल ट्रैक्ट्स के अंदर। फिर आप देखें टीटीपी और बीएलए पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमला करते रहते हैं, लेकिन पीछे आपको रॉ का फुटप्रिंट नज़र आता है। सामने इंडिया नहीं है, लेकिन पीछे ज़रूर इंडिया की जो लॉजिस्टिक्स है और फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलती है। हमास और हिजबुल्लाह को, ये कुछ इंटरेस्टिंग ग्रुप्स हैं दोनों। इनको कुछ मुल्क नॉन स्टेट एक्टर्स मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जो प्रो इजराइल ग्रुप्स हैं वो इनको नॉन स्टेट एक्टर्स मानते हैं, प्रॉक्सीज मानते हैं। लेकिन जो प्रो पैलेस्टाइन ग्रुप्स हैं वो इनको नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं भी मानते, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास देखें टेक्निकली ये नॉन स्टेट नहीं है। हिजबुल्लाह के पास लेबनान की सरकार रही है, होम मिनिस्ट्री उनके पास रही है, कोलिशन में रहे हैं हिजबुल्लाह वाले। हमास के पास फ़लस्तीन में गजा की सरकार रही है, लेकिन इजराइल इनको ईरानी प्रॉक्सीज कहता रहता है। तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर जो होती है ना, इसमें प्रॉक्सीज का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिस मुल्क के पास जितनी पावरफुल प्रॉक्सीज होती हैं उसका उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है रीजन के अंदर। अफगानिस्तान में अमेरिका और इंडिया बैक्ड गनी सरकार थी ना, ये कहते थे कि अफगान तालिबान जो हैं ये पाकिस्तानी प्रॉक्सी हैं। आप बहुत सुना होगा आपने कि तालिबान पाकिस्तानी प्रॉक्सी हैं। थी या नहीं थी इसको छोड़ दें आप, पाकिस्तान डिनाई करता है, तालिबान भी डिनाई करते हैं, इसको छोड़ दें थी या नहीं थी। कभी भी ग्रे जोन में ये जो प्रॉक्सीज का खेल होता है ना, इसमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि हाँ हम ही इनके पीछे, कोई नहीं करता।
तो इसको छोड़ दें कि पाकिस्तान इनके पीछे था या नहीं था, दैट डजेंट मैटर। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि पावरफुल प्रॉक्सी थी अफगान तालिबान, और रिजल्ट आपके सामने है कि उन्होंने धड़न तख्ता कर दिया और हुकूमत में आ गए। लिहाजा पावरफुल प्रॉक्सीज जो होती हैं ना, जिस मुल्क की जितना ज़्यादा पावरफुल प्रॉक्सीज होती हैं उतना ज़्यादा वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अपना जो है वो हासिल करने के लिए उनको हेल्प मिल रही होती है विदाउट गोइंग इनटू फुल स्केल वॉर। ये इनका प्रॉक्सीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि फुल स्केल वॉर भी नहीं छिड़ती और काम भी हो जाता है। अब बांग्लादेश के आसपास से पूरे रीजन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉक्सीज नज़र आती हैं। ये वाला जो रीजन है ना, ये जो बांग्लादेश के आसपास का रीजन, आप इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार, शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में इतनी ज़्यादा प्रॉक्सीज हो, छोटी बड़ी मिला के। तो ये अलग बात है कि उतनी पावरफुल नहीं है जितनी मिडल ईस्ट की प्रॉक्सीज हैं। मिडल ईस्ट में भी बेतहाशा प्रॉक्सीज हैं, लेकिन वो ज़्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पे उतनी पावरफुल प्रॉक्सीज नहीं है, लेकिन इनका नंबर बहुत है, तादाद इनकी बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश के अंदर आपको आरएसएस से जुड़ी हुई तंजीमें नज़र आती हैं बहुत सारी। हिल ट्रैक्ट्स का जो एरिया, एज आई सेड अर्लियर, हिल ट्रैक्ट्स के एरिया में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको या तो म्यांमार की सपोर्ट है या तो इंडिया की सपोर्ट है। फिर अगर आप देखें इंडियन नॉर्थ ईस्ट जो है वो तो भरा पड़ा है प्रॉक्सीज से, और इंडिया इल्ज़ाम लगाता रहता है ना कि इनको म्यांमार भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। अलबत्ता उल्फा के लिए एक वक्त में इंडिया का कहना होता था कि बांग्लादेश उल्फा को सपोर्ट करता है, वहाँ से उसको सपोर्ट मिलती है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। लेकिन शेख हसीना साहिबा की जो गवर्नमेंट है, ये आते ही होता ये है कि इंडिया से ज़्यादा बांग्लादेश ने इन तंजीमों पे क्रैकडाउन शुरू किया था। मतलब लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन, इंडिया से ज़्यादा बांग्लादेश इनके ऊपर सख्त हो गया था। अब सूरत हाल ये है कि पूरे रीजन के मुल्कों के पास इस वक्त आपको ग्रे जोन वॉरफेयर के ये टूल्स नज़र आते हैं, प्रॉक्सीज नज़र आती हैं, भले ही वो कभी इनको एडमिट ना करें कि दे हैव गॉट सच टाइप ऑफ ग्रुप्स, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि जो रीजन के मुल्क हैं वो इस तरह के ग्रुप्स को बैक करते हैं समहाउ। चाइना अगर इंडिया नॉर्थ ईस्ट में प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, जिसका इल्ज़ाम इंडिया लगाता है, तो इंडिया और अमेरिका ने भी तो प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं ना चाइना के अंदर। आप देखें कभी दलाई लामा की सूरत में ये तिब्बत की इंसर्जेंसी क्या है, प्रॉक्सी है। ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट क्या है, सीआईए की प्रॉक्सी है। तो ग्रे जोन वॉरफेयर के टूल्स आपको हर मुल्क में जो है ना वो नजर आते हैं, हर मुल्क रख के बैठा हुआ होता है। पाकिस्तान ये बात माने ना माने, लेकिन इंडिया तो कहता है ना कि कश्मीर के अंदर हमारी जितनी भी पिटाई होती है पाकिस्तानी प्रॉक्सीज कर रही होती हैं, वो मानते हैं ना इस बात को, इंडियंस मानते हैं। लेकिन बांग्लादेश वो वाहिद मुल्क है जिसकी प्रॉक्सी आपको ना म्यांमार में सुनने को मिलती है ना इंडिया के अंदर सुनने को मिलती है। बल्कि जिन जिन ग्रुप्स को बांग्लादेश की हेल्प चाहिए भी थी, उनको भी बांग्लादेश ने पकड़ पकड़ के इंडिया के हवाले कर दिया कि ये लो और जबरदस्त करो, विच मीन्स बांग्लादेश इज प्रोबेबली आउट ऑफ रिसोर्सेज इन दिस ग्रे जोन वॉरफेयर। वो कभी कभी फील होता है कि इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो कि होने चाहिए। बांग्लादेश इंटायर फोकस इज ऑन प्रिपरेशन फॉर फुल स्केल वॉरफेयर। वो रेड जोन की तैयारी कर रहे होते हैं, फुल स्केल वॉरफेयर की। उनकी जो आर्मी है, ग्रे जोन के लिए कुछ ऑपरेशंस नजर नहीं आते। अब देखें म्यांमार और इंडिया के दरमियान भी बज़ाहिर आपको गवर्नमेंट लेवल पर पीस नजर आता है। मिलिट्री जनता के खिलाफ तो नहीं है इंडिया, लेकिन दोनों ने प्रॉक्सीज तो पाल रखी है ना एक दूसरे के खिलाफ। बांग्लादेश ऐसा नहीं है, ना उनकी प्रॉक्सीज आपको नजर आती हैं म्यांमार के अंदर ना इंडिया के अंदर। इस वक्त बांग्लादेश को खुद को ग्रे जोन में बड़े चैलेंजेस का सामना नहीं है। मतलब कोई इतनी बड़ी प्रॉक्सीज आपको बांग्लादेश के अंदर नज़र नहीं आती। जो बांग्लादेश के अंदर प्रॉक्सीज मौजूद है ना दूसरे मुल्कों की, इनका लेवल हल्के लेवल की हैं, बड़े लेवल के ऑपरेशंस कैरी आउट करने की कैपेबिलिटीज़ नहीं रखती। और शायद इसीलिए बांग्लादेश जो है ना वो खुद भी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ग्रे जोन वॉरफेयर। लेकिन अगर उसके रिलेशंस इंडिया या म्यांमार के साथ डिक्लाइन हुए फ्यूचर में, तो ग्रे जोन में लड़ाई की कम कैपेबिलिटीज़ बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती हैं। अच्छा, एंड में मैं आपको ये बता दूं कि तिब्बत की मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि वहाँ दलाई लामा जो है वो प्रॉक्सी रहा है अमेरिका की भी और इंडिया की भी। तो तिब्बत के हवाले से मैंने बात की हुई है कल द ब्लैंक पेज ऑफिशियल थॉट्स के एक वीडियो के अंदर। इंडिया और वेस्ट के अंदर आपने प्रोपेगेंडा बहुत सुना होगा कि चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है, और इंडिया के अंदर तो हिंदुत्व वाले जो हैं अक्सर आपको उनका जो अखंड भारत का मैप है उसमें तिब्बत इंक्लूडेड मिलता है। इसकी हिस्ट्री जो है ना तिब्बत की, उस पर और चाइना और इंडिया के क्लेम्स पे मैंने बात की हुई है कि इंडिया के अंदर जो हिंदुत्व वाले हैं वो तिब्बत को क्यों ऐड करते हैं अखंड भारत के अंदर, इस पर भी मैंने बात की हुई है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसकी लिंक इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त उस एपिसोड की लिंक नज़र आ रही होगी।